आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट अ म्यूचुअल फंड। इस पे मैं आपको देने वाली हूँ कुछ डायरेक्ट स्टेप्स, साथ के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक्चुअल में आप कैसे वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। इन एग्जाम्पल से मैंने इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से सर्च की है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा आपको मोर देन वन सोर्सेज लेने हैं जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन सर्च करो। और लास्ट में मैं आपको दूंगी कुछ बोनस टिप्स, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Hi guys, welcome to siyavibess. My name is Sia. Subscribe to the channel for career, business and personal finance related guidance. आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट किया जाए। सबसे पहला स्टेप, जैसा हमने इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट करते हुए डिस्कस किया था, होना चाहिए आपका गोल। मतलब आपको कितने पैसे चाहिए, कितने टाइम में, किस काम के लिए। जैसे मान लीजिए आपको घर लेना है अगले 5 सालों में, तो उसकी डाउन पेमेंट के लिए आपको कितने पैसे इकट्ठे करने हैं। इस तरीके से आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, गोल का टाइम पीरियड डिसाइड कीजिए और उसी हिसाब से डिसाइड कीजिए कि किस टाइप का और कितने समय की इन्वेस्टमेंट वाला म्यूचुअल फंड होगा आपके लिए सूटेबल। तो कई म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टर्म में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे एक लॉन्ग टर्म में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इसलिए गोल के साथ आपका टाइमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल के साथ साथ ज़रूरी है ये जानना कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। एक, आपके पास कितना ज़्यादा अमाउंट है रिस्क लेने के लिए। दूसरा, अभी आपकी एज क्या है, मतलब आपकी कितने अर्निंग ईयर्स लेफ्ट है। इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप ऐसे फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं जो रिस्की होते हैं लेकिन काफ़ी हाई रिटर्न्स देते हैं। लेकिन इवन इन दैट केस आप अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उस एक फंड में मत डालिएगा, जिससे हम हर बार डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सारी इन्वेस्टमेंट किसी भी एक जगह पर नहीं होनी चाहिए। तो रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करें? हर एएमसी को रिस्कोमीटर डालना होता है अपनी साइट पे, जो है उनके लिए कंपलसरी। तो आप इजीली उसकी साइट पे जाके या इवन मनी कंट्रोल पे जाके रिस्कोमीटर देख सकते हैं कि वो फंड कितना रिस्की है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मनी कंट्रोल पे आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो मनी कंट्रोल में आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फ़ंड का नाम डाल सकते हैं या आपको जो भी डिटेल चाहिए वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिया है, तो इसमें आपको रिस्क दिख जाएगा। यहाँ पे ये रिस्कोमीटर है, इसका ये बोल रहा है मॉडरेटली हाई रिस्क। यहाँ पे है मतलब बहुत ही कम रिस्की है, और यहाँ पे अगर है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अब क्या रिस्कोमीटर हमेशा सही होता है या 100% जस्टिफाइड होता है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, ये आपके लिए बेस्ट मेथड है टू फाइंड कि कितना रिस्की फंड होगा। वरना हम रिस्क के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और हाउ यू कैन एनालाइज रिस्क। तो ये तो बात हो गई आपके गोल्स की और आपके रिस्क एपेटाइट की। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की, मतलब वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हमें कैसे पता करना है परफॉर्मेंस? पहली चीज़, आप उस म्यूचुअल फंड को सिमिलर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक मिड कैप इक्विटी फंड लिया है, तो उसको उसी कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर कीजिए और देखिए कि उसका परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करता है। तो आप अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर नहीं कर सकते, डेट और इक्विटी में फ़र्क आएगा, मिड कैप स्मॉल कैप इनमें भी डिफरेंस होगा। तो अलग अलग कैटेगरी को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक ही कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड्स को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। उनमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अपने पीयर्स के साथ साथ, मतलब अपने साथ वाले म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप इंडेक्स के साथ भी कंपेयर कीजिए। अब कंपेयर करके मान लीजिए आपको एक मिल गया है जो बहुत ही बेहतरीन फंड है, लेकिन उससे पहले आप चेक करना कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। यानी आपने 1 साल का परफॉर्मेंस ले लिया, उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया, या 2-3 साल का परफॉर्मेंस ले लिया, उस हिसाब से डिसाइड कर लिया। दैट इज नॉट इनफ। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। और हो सकता है, जैसे हमने पहले भी बात की, रिस्कोमीटर इज नॉट 100% जस्टिफाइड, तो आपको उस रिस्क का आइडिया ना लग पाए। तो उस चीज़ को पता करने के लिए आप एक लॉन्ग टर्म व्यू देखिए। पिछले 10 साल का कम से कम आप चेक कीजिए उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और अगर 10 में से 8 साल अच्छा रहा है तो आप उस म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हो। तो ध्यान रखना, 1 या 2 साल के परफॉर्मेंस से आप नहीं जज करेंगे। आपका पैसा लग रहा है तो आपको सोच समझ के लगाना है। अब परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस आप कैसे चेक कर सकते हो? तो जैसे हमने रिस्कोमीटर चेक किया था, सेम उसी साइट पे जाके मनी कंट्रोल में जाके आप फंड्स का नाम टाइप कीजिए और उसी पेज पे जाइए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे हमने इस पेज पे रिस्क देखा था, उसी पेज पे अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको फंड का परफॉर्मेंस दिख जाएगा। यहाँ रिटर्न्स पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ करंट रिटर्न्स
और परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए। तो ये रहे आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स, जिसमें इस फंड का परफॉर्मेंस, निफ्टी 50 का, निफ्टी के मिड कैप का और इस फंड की कैटेगरी का एवरेज। तो डेफिनेटली कैटेगरी एवरेज से ऊपर होना चाहिए, निफ्टी से भी ऊपर होगा दैट इज़ इवन बेटर, बट निफ्टी मिड कैप से तो ऊपर होना ही चाहिए। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कम है परफॉर्मेंस, लेकिन क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म है, लेट्स गो एंड चेक पुराना। यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज से कम परफॉर्मेंस है, निफ्टी मिड कैप से बेटर है, पर निफ्टी 50 से भी खराब है। यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर है इन दोनों से, सो प्रोबेबली मिड कैप की ये सिचुएशन रही है। 2017 में देखोगे तो परफॉर्मेंस लगभग एवरेज जितना ही है, 1% ज़्यादा है। देन 2016 में परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर था, 2015 में परफॉर्मेंस खराब था, निफ्टी 50 से हल्का बेटर था। तो मैं इस बेसिस पे तो इस फंड को नहीं लूँगी, आई वुड नीड मोर एनालिसिस। जिस तरीके से एक कार के सेफ रहने के कितने चांसेस है, ये डिपेंड करता है ना सिर्फ कार पे और एक्सटर्नल कंडीशंस पे, बल्कि ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स पे सबसे ज़्यादा। तो उसी तरीके से एक म्यूचुअल फंड्स चलाने वाले फंड मैनेजर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका फंड कैसा परफॉर्मेंस देगा। तो आपने पिछले 4 क्राइटेरिया से मान लीजिए एक फ़ंड सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस साल उसका फ़ंड मैनेजर चेंज हो गया, तो जो पुराना फ़ंड मैनेजर था वो जिस तरीके से उस फंड को मैनेज कर रहा था, नए वाला हो सकता है उस तरीके से ना करे और आपके रिटर्न्स पहले के मुकाबले कुछ भी ना आए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप ये पता कीजिए कि फ़ंड मैनेजर कौन है, कैसा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अब ये भी हो सकता है वो फंड मैनेजर 4 फंड्स मैनेज कर रहा था, 4 में से ये एक फंड तो उसने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, लेकिन बाकी तीनों में उसका बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। इसमें हम सोचेंगे हो सकता है किस्मत से इस एक फंड में अच्छा परफॉर्मेंस आया। तो आपको फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ आपको ये पता करना ज़रूरी है जो आपने फ़ंड सिलेक्ट किया है क्या उसका फ़ंड मैनेजर ही इतने टाइम से फ़ंड मैनेज कर रहा था या चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो उस नए फ़ंड मैनेजर का परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये चेक करने के लिए भी फिर से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं मनी कंट्रोल में आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप किसी बड़े फ़ंड का तो सिंपली गूगल पे टाइप करके फ़ंड मैनेजर पता कर सकते हो, वरना आप उसकी फ़ंड की साइट पे जाके भी पता कर सकते हो। अब आप उस फंड मैनेजर का नाम लेके उसके थ्रू मैनेज किए हुए सभी फंड्स देख सकते हो। मैं ऑनलाइन देखने की जगह डायरेक्टली मनी कंट्रोल पे देखना पसंद करूँगी। अब सिर्फ एक साइट पर डिपेंड मत होना, तो म्यूचुअल फंड्स में जाकर ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स मैनेज बाय फंड मैनेजर, तो यहाँ पर मैंने वही वाले फ़ंड मैनेजर के लिए सर्च किया है। आप देख सकते हैं इनके द्वारा मैनेज की गई सभी स्कीम्स की डिटेल्स है, जिनको आप अगेन एनालाइज कर सकते हो कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा अपनी कैटेगरी में। तो ये एक सिंपल तरीका है फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए हुए बाकी फंड्स देखने का भी। लेकिन कई बार आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, उस केस में आप उस पर्टिकुलर फंड हाउस में चेक कर सकते हैं कि वो फंड मैनेजर और कितने फंड्स मैनेज कर रहे हैं इन द सेम फंड हाउस। तो उससे भी आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस के बारे में। नेक्स्ट टिप होगी कि कितने एसेट्स मैनेज कर रहा है वो फंड हाउस। तो ज़्यादातर फंड हाउसेस जहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट होता है और ड्यू टू नॉर्म्स एक लिमिट से ज़्यादा वो अपने पास लिक्विड कैश नहीं रख सकते, मतलब उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा चाहे मार्केट सिचुएशन जैसी भी हो। तो इस केस में यूजुअली रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने कोई एक फंड सेलेक्ट किया है तो क्या अभी सडनली उसमें सब्सक्रिप्शंस बढ़ गई है। अगर उसमें सब्सक्रिप्शंस बढ़ गई है मतलब पहले वो जितना अमाउंट मैनेज कर रहा था अब उससे काफी ज्यादा अमाउंट उसको मैनेज करना पड़ेगा, और इस वजह से हो सकता है कि वो उसको उतना इफेक्टिवली ना मैनेज कर पाए या उतना अच्छा रिटर्न ना दे पाए जैसे पहले दे रहा था। तो आप लोग चेक कीजिए क्या कोई चेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस। अब आपका कॉस्ट जो एक बहुत ही जरूरी फैक्टर बनता जा रहा है व्हाइल सिलेक्टिंग अ फंड। कुछ फंड्स में क्या होता है बहुत सारी फीस चार्ज होती है, हो सकता है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हो दूसरे फंड से। तो इस केस में क्या हो रहा है आपको एज सच ओवरऑल जो नेट रिटर्न मिल रहा है ना सारी फीस वगैरह हटाकर वो कम मिल रहा है। तो आपको ये हिसाब भी लगाना पड़ेगा कि क्या जो मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहा हूँ इस अच्छे फंड के जहाँ पे मेरे को अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं ये वर्थ इट है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत चेंज इन कॉस्ट है और फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आप डेफिनेटली उसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट है और फंड के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी फंड्स, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। दो मैं आपको बोनस टिप देना चाहूँगी, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है अबाउट शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स एंड म्यूचुअल फंड्स, तो आप फंड्स का पोर्टफोलियो भी डेफिनेटली चेक कीजिए और खुद उस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि क्या वो एक अच्छा पोर्टफोलियो है, क्या आपको उस पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहिए। और दूसरी टिप ये होगी कि कभी भी अगर आप डायरेक्ट प्लान्स लोगे ना तो आपकी कम फीस लगेगी एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान्स, क्योंकि रेगुलर प्लान्स में
डिस्ट्रीब्यूशन फी होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट प्लान्स के लिए जाएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल और ये वाला वीडियो देखना अगर आपको SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूजन है तो।